अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, सर। वालेकुम सलाम। आप कैसे? शुक्र अल्लाह का सर। शुक्र, सब ठीक। जी, करें स्टार्ट हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जी को। सर। सर बिल्कुल। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें इसको हमने वैसे तो ये हम सारा जो एक्ट है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको हम रिवाइज करेंगे और रिवाइज जो है वो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ ताकि आपके एमसीक्यूज टाइप अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी जो है वो हल हो सकें और आप जो है वो जो आपने पहले पढ़ा है वो भी आपका सारा रिवाइज हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? इसका आंसर है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका करेक्ट नेम जो है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इसका आंसर है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी इसका करेक्ट नेम है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पास? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब पास हुआ? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 16 फरवरी 1882, ऑप्शन बी है 17 फरवरी 1882, ऑप्शन सी है 18 फरवरी 1882 और ऑप्शन डी है 19 फरवरी 1882। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि जो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 4 ऑफ 1882 वो पास हुआ 17 फरवरी 1882, यानी 17th ऑफ फरवरी 1882। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर? यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है बी 7, सी है 8 और डी है 9। हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सेक्शंस इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आर? के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर 8 चैप्टर हैं, तो उन 8 चैप्टर्स के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो 135 है, यानी 135 सेक्शन। ऑप्शन बी है 136, ऑप्शन सी है 137, ऑप्शन डी है 138। हाउ मेनी सेक्शंस इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आर? ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी 136, ऑप्शन सी 137, ऑप्शन डी 138। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 137, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर 8 चैप्टर और 137 सेक्शन है उसके। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इनफोर्स? और ये इनफोर्स कब हुआ? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इनफोर्स कब हुआ है? इसका ये नाफिज कब हुआ?
ऑप्शन ए है इसका फर्स्ट डे ऑफ जून 1882, ऑप्शन बी है फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882, ऑप्शन सी है फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 1882 और ऑप्शन डी है फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1882। और इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यकम जुलाई 1882 में नाफिजुल अमल हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, interpretation clause is mentioned in section dash of Transfer of Property Act 1882, यानी इंटरप्रिटेशन क्लास जिसके अंदर के डेफिनेशंस दी गई है, इंटरप्रिटेशन क्लास जिसके अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड, इस तरह की, तो ये जो इंटरप्रिटेशन क्लास है ये किस सेक्शन के अंदर मेंशन है, इससे मुताल्लिक जो ऑप्शंस हैं, इंटरप्रिटेशन क्लास इज मेंशन्ड इन सेक्शन डैश ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ऑप्शन ए है सेक्शन नंबर 2, यानी सेक्शन नंबर 2 के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लास को डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन नंबर 3 के अंदर, ऑप्शन सी है सेक्शन नंबर 4 के अंदर और ऑप्शन डी है सेक्शन नंबर 5 के अंदर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी सेक्शन 3 के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लास को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, ये इंटरप्रिटेशन क्लास के अंदर ही एक डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन है। जैसे हमने देखा कि इंटरप्रिटेशन क्लास के सेक्शन के अंदर जो है वो डिस्कस हुई है और इंटरप्रिटेशन क्लास के अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड ऑप्शन ए हाउस, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल लैंड, ऑप्शन सी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड के गैर मनकूला जायदाद में शामिल नहीं होती है। कौन सी चीजें शामिल नहीं होती? और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। यानी ये जो इंटरप्रिटेशन क्लास की पहली डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इससे मैंने जो है वो आपके लिए एमसीक्यूज बनाया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये हमारी डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड डैश, ऑप्शन ए हाउस, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल लैंड, ऑप्शन सी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, के गैर मनकूला जायदाद में इमारती लकड़ी शामिल नहीं होती, उगता हुआ घास जो है वो शामिल नहीं है, और बढ़ती हुई फसलें जो है उसमें शामिल नहीं है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 8, और ये भी डेफिनेशन है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स। इंस्ट्रूमेंट मीन्स, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? दस्तावेज। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, और इसकी आगे जो है वो स्पेस है, डैश है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स डैश। ऑप्शन ए है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री, इसका करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कि इंस्ट्रूमेंट मीन्स
नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब नॉन टेस्टामेंट्री और टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ कि गैर वसीयती जो दस्तावेजात हैं उसको इंस्ट्रूमेंट जो है वो समझा जाएगा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट दस्तावेज से मुराद गैर वसीयती दस्तावेज है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, रजिस्टर्ड। ये भी डेफिनेशन है इंटरप्रिटेशन क्लास सेक्शन 3 से ही, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। उसमें हमने पूछा था कि इंटरप्रिटेशन क्लास किस सेक्शन के अंदर मेंशन की गई है, तो वो सेक्शन 3 था। और उसमें हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखा, उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट को देखा, और अब रजिस्टर्ड उसमें एक डेफिनेशन है। और ये सवाल आपको अगर सब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है तो आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, और वो आपको दे सकते हैं 1 या A इमूवेबल प्रॉपर्टी, B इंस्ट्रूमेंट एंड C रजिस्टर्ड, और इस पर वो कहेंगे कि आप जो है वो नोट लिखिए, ठीक है। और अगर वो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे तो वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि रजिस्टर्ड मींस रजिस्टर्ड इन अ डैश A फेडरेशन, ऑप्शन नंबर A है फेडरेशन, ऑप्शन नंबर B है प्रोविंस। ऑप्शन नंबर A है फेडरेशन कि रजिस्टर्ड मींस रजिस्टर्ड इन, कि रजिस्टर्ड होने से मुराद होती है कि रजिस्टर्ड हुआ है फेडरेशन के अंदर, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड है उससे उसका मतलब है कि ये रजिस्टर्ड हुआ है फेडरेशन के अंदर या प्रोविंस के अंदर। दो ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन जो है वो बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है प्रोविंस, यानी रजिस्टर्ड मींस रजिस्टर्ड इन अ प्रोविंस। रजिस्टर्ड होने से मुराद है कि प्रोविंस के अंदर वो रजिस्टर्ड हुई है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट लिखी गई है, सेल डीड लिखी गई है, सेल से मुतल्लिक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो रजिस्टर्ड होगी। अगर मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर है तो पंजाब के प्रोविंस के अंदर, पंजाब प्रोविंस के अंदर, सिंध के अंदर है तो सिंध प्रोविंस के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर है तो बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, तो प्रोविंस के अंदर वो रजिस्टर्ड होगी। तो रजिस्टर्ड मींस रजिस्टर्ड इन अ प्रोविंस, प्रोविंस सिंध यानी प्रोविंस सूबे के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होने से मुराद होता है कि वो सूबे के अंदर रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। सर आपकी आवाज चली गई। जी, अब आ रही है आवाज? यस सर, इट्स क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू एनी एक्शनेबल क्लेम। ये भी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ डेफिनेशन, ये भी इंटरप्रिटेशन क्लास के अंदर से ही है, यानी हम रिवाइज कर रहे हैं अपने सब्जेक्टिव जो हमारा पोर्शन है उसको ही, और उसी से हम निकाल रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज के। अगर वो सब्जेक्टिव भी हम कर रहे हैं साथ साथ और ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं साथ साथ, कि अगर वो इस तरह से पूछ ले क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, एक्शनेबल क्लेम, रजिस्टर्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर भी आप इसको कर ले, क्योंकि पूरी की पूरी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर वो पूछ लेता है इन्हीं को ऑब्जेक्टिव बना के, एमसीक्यूज बना के कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, और एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में से कोई एक जो वर्ड है उसको ओमिट करके आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा वर्ड जो है वो लगेगा और कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, तो वो आप जो है वो लिख सकें अगर आपने उसको याद किया होगा, आपको उसका पता होगा। तो एक्शनेबल क्लेम means a claim to any dash other than dash secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property। यानी ना तो वो मॉर्गेज होगा किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ना वो प्लेज और हाइपोथिकेशन होगी, वो होगा क्या होगा एक्शनेबल क्लेम। ऑप्शन ए इसका, बाद में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं इसका ऑप्शन आपको दे दूं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि ये एक्शनेबल क्लेम होता क्या है। एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू एनी डैश other than dash secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property। ऑप्शन नंबर ए है इंटरेस्ट,
ऑप्शन नंबर बी है डिमांड, ऑप्शन नंबर सी है डेट, ऑप्शन नंबर डी है कंपनसेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डेट। एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू एनी डेट, यानी एक्शनेबल क्लेम जो है वो क्लेम है किसी कर्ज का अदर देन डेट, यानी ऐसे डेट के अलावा जो कि लिया जाना है मॉर्गेज की सूरत में, हाइपोथेकेशन की सूरत में, प्लेज की सूरत में। तो एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम, यानी एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करने का मामला है यहाँ पर कि क्या एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर किया जा सकता है, और एक्शनेबल क्लेम कौन सा है जो ट्रांसफर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं, मैंने एक पर्सन बी है उससे पैसे लेने हैं, तो मैं अब जाना चाहता हूँ अमेरिका जाना चाहता हूँ, और मैं सी के साथ ये करता हूँ कि मैंने बी से पैसे लेने हैं। तो आप ऐसा करें कि आप 1 लाख रुपए लेने हैं, तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दें, और आप जो है हम आपस में ये कर लेते हैं, ये एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि बी जो है वो सी को जो है वो पैसे देगा। ठीक है, यानी एक्शनेबल क्लेम, ये एग्रीमेंट होगा कि अगर वो इन फ्यूचर यानी वो देगा, अगर वो नहीं देता है तो फिर एक्शनेबल क्लेम जो है जो ट्रांसफर हुआ है वो अदालत के अंदर जाके वो डिमांड कर सकता है उस शख्स से जिसको के उसने जो है वो आगे ट्रांसफर किया था राइट। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम का, यानी सी को ट्रांसफर किया था कि वो पैसे लेगा बी से, जो कि ए ने लेने थे, यानी मैंने लेने थे बी से। तो मैं अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से जाना चाहूँ, अमेरिका जाना चाहूँ, तो मैं ये कहता हूँ सी से कि आप मुझे पैसे दे दें और आप मेरी जगह जो है वो बी से पैसे ले लीजिएगा। तो ये जो राइट है वो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ सी को। इसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू एनी डेट, यानी ऐसे कर्ज का जो है वो मामला है जो कि मॉर्गेज की सूरत में नहीं है, जो कि प्लेज की सूरत में नहीं होना चाहिए। आम कर्ज जो है वो किसी से पैसे लिए हैं उसकी शक्ल में ही होगा, तो वो एक्शनेबल क्लेम जो है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये जो इसके जो थे डैश में आपने डेट, राइट ऑप्शन जो है वो डेट है। जो 4 मैंने ऑप्शन दिए थे, ए इंटरेस्ट था, बी डिमांड था, सी डेट था, और डी जो था वो कंपनसेशन था। तो एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेट है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 2 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। हमारा जो पहला चैप्टर था वो खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 जो है, यानी पहले चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस ही दी हुई है, वो हमने जो है वो एक्सप्लेन की है और उसको हमने देखा है। और चैप्टर नंबर 2 जो है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, के प्रॉपर्टी की मुंतकली फ्री कैन के अमल के जरिए से। ठीक है जी। अब इसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड। कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की टर्म जो है वो डिफाइन की गई है, वो किस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है। यानी अगर आपसे सब्जेक्टिव ये सवाल पूछा जाए कि डिफाइन द ट्रांसफर ऑफ टर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये आपसे सब्जेक्टिव सवाल जो कि हम पढ़ चुके हैं पूछा जा सकता है। और अगर आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाए तो वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि अंडर विच सेक्शन द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड। कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन किया गया है वर्ड किस सेक्शन के अंदर। और इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। और इसका जो राइट ऑप्शन है कि ये सेक्शन 5 के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिफाइन किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 5 के अंदर जो है वो डिफाइन की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 व्हाट प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कि सेक्शन 6 के तहत जो बयान की गई हैं प्रॉपर्टीज,
जिनको कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जो कि एक्सेप्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन जो है वो सेक्शन 6 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसके अंदर ये बयान किया गया है कि वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आम हालात में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो है मेंशन किया गया है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इसके ऑप्शन जो है वो ए जो है अ मेयर राइट टू सू, अ मेयर राइट टू सू यानी महज सू करने का राइट, किसी के खिलाफ दावा करने का राइट, ईजमेंट का राइट, ऑप्शन बी है ईजमेंट का राइट, ऑप्शन सी है a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby। यानी री एंट्री का राइट जो है उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ऑप्शन बता रहा हूं पहले मैं आपको। ऑप्शन ए था कि सू करने का राइट, एक शख्स को सू करने का राइट है, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बी था ईजमेंट के राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सी है कि री एंट्री का जो राइट है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। डी है अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड nor can the salary of a public officer whether before or after it has become payable। कि अगर एक शख्स जज है, एक शख्स किसी सरकारी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर है, या कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल है, या पुलिस में डीपीओ के ओहदे पे है, या वापडा के अंदर किसी जो है वो एसटीओ है या एक्ससीएन है, तो ऐसी सूरत में अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो वो कतन ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपना सैलरी का राइट जो है वो किसी को ट्रांसफर कर दे। यानी अगर मैं डीपीओ उकाड़ा हूं और मैं ये कहूं कि ये जो राइट है मैं अपना राइट ट्रांसफर करता हूं, मैं कहता हूं कि जी मैं जाना चाहता हूं, मैं किसी और जगह पे जाना चाहता हूं, अमेरिका जाना चाहता हूं, कनाडा जाना चाहता हूं, और मैं ये अपना राइट जो है वो ट्रांसफर कर देता हूं एक शख्स बी को, और उसको मैं ट्रांसफर करके मैं कहता हूं कि मेरा तकरीबन मैंने 20 साल ये जॉब करनी है और मेरा तकरीबन जो है वो सैलरी जो पैकेज है वो तकरीबन 2 करोड़ बनेगा या 3 करोड़ बनेगा, जितना भी बनेगा, तो आप मुझे 3 करोड़ जो है वो दे दें और आप जो है मेरी जगह पे आप ये जॉब करें। यानी अब सैलरी मुझे आप लमसम जो है वो 3 करोड़ रुपए दे दें और मेरी जगह पे जो है वो आप जो है वो जॉब करें। मैं बी से ये कहूँ, मैं अपना राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये जो मैं पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में ना तो पब्लिक ऑफिस जो है, यानी अगर जज है तो जज का ओहदा मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ना मैं अपना सैलरी लेने का जो उस पोस्ट के ऊपर राइट है उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये सेक्शन 6 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो बता रहा है कि ऐसा राइट जो कि सैलरी का राइट है, पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कि पब्लिक ऑफिस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कि मैंने मेहनत करके अपनी मेहनत से जो है वो एक ओहदा हासिल किया है, अब मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं ये कहूँ कि जी मुझे आप 3 करोड़ दे दें, 4 करोड़ दे दें, मैंने 20 साल की जॉब करनी है और मेरा इतना बनेगा, तो आप मुझे दे दें और आप ये करें, ठीक, ये ऐसा नहीं हो सकता कतन भी। तो ये जो पब्लिक ऑफिस है वो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर, कि पब्लिक ऑफिसर को जो सैलरी मिलती है वो अपनी सैलरी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता कि जी मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, लिहाजा इस सैलरी को जो है मैं किसी को ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, यानी उससे मैं लमसम ले लूं, यकमुश्त पैसे ले लूं, और अब वो मेरी जगह पे वो बंदा जो है वो सैलरी लेता है, उसके साथ मैं एक एग्रीमेंट कर लूं और वो एग्रीमेंट के तहत जो है वो मेरी जगह पे सैलरी लेता रहे, ऐसा कतई नहीं हो सकता। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो बता रहा है। तो ये जो 4 मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं, ये चारों ऑप्शंस वो हैं जो जिनको कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके बाद है री एंट्री का जो राइट है उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent, कि जो माँ बाद की कोई कंडीशन है, कंडीशन सब्सिक्वेंट, माँ बाद की कोई कंडीशन है कि अगर इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो मैं री एंटर हो जाऊंगा प्रॉपर्टी पे, मुझे री एंट्री का राइट होगा टू एनी वन एक्सेप्ट द ऑनर ऑफ द, कि वो किसी को नहीं होगा कि मैं री एंट्री का राइट जो है, मैं अगर वो कंडीशन रखी है एक मायदे के अंदर, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मुझे री एंट्री का राइट है, तो वो री एंट्री का राइट मैं किसी को ट्रांसफर कर दूं, मैं बी को कर दूं, सी के पास बी को कर दूं, ठीक है। तो ऐसा जो मेरा री एंट्री का राइट है वो मुझे ही हासिल है कि मैं अपनी एक मैंने प्रॉपर्टी जो है वो किसी को दी है मॉर्गेज के तौर पे, मैंने मॉर्गेज की है, मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी थी मेरी, मैंने उसको मॉर्गेज किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरा 5 मरले का मकान था, मैंने उसको जो है वो मॉर्गेज किया बी के पास, और अब मैंने एक कंडीशन रखी कि अगर आपने इस प्रॉपर्टी पे ये काम किया, कंडीशन सब्सिक्वेंट मैंने ये रखी कि आपने अगर ये काम किया इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो मैं इस प्रॉपर्टी में री एंटर हो जाऊंगा और हमारा ये मायदा जो खत्म हो जाएगा, हमारा मायदा मॉर्गेज का खत्म हो जाएगा। तो ये री एंट्री का राइट जो है वो क्या होगा, वो मुझे ही हासिल होगा, वो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ये कहूं कि ये री एंट्री का राइट जो है वो मैं सी को ट्रांसफर कर दूं, कि अगर बी जो है जिसको कि मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है वो उसको वायलेशन करता है, तो वो जो है वो मैं उस राइट को सी को जो है वो ट्रांसफर कर दूं, ऐसा कतन पॉसिबल नहीं है। या लीज की सूरत में ऐसा हो सकता है, लीज की भी इसमें कंडीशन दी जा सकती है कि मैं अपनी जमीन जो है वो ठेके पे देता हूँ, लीज पे देता हूँ और पट्टे पे देता हूँ, और मैं ये कंडीशन रखता हूँ उसके अंदर कि अगर आपने ठेके पे ये प्रॉपर्टी ली है, अगर आपने इसमें कोई ऐसा अमल किया जो कि मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के मुतरादिफ हुआ, तो मैं इस प्रॉपर्टी पर री एंटर हो जाऊंगा, हमारा लीज का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे ही ये राइट है कि मैं उस प्रॉपर्टी पर री एंटर हो सकता हूँ, मैं अपने राइट को किसी और शख्स सी को नहीं कर सकता, सी को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मेरी जगह पे मैं ऑनर हूँ उस प्रॉपर्टी का, मेरी जगह पे सी जो है वो री एंटर हो जाए। ऑनर जो प्रॉपर्टी का है वो ही, उसको ही री एंट्री का राइट है, वो री एंट्री का राइट जो मेरा है वो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी भी तीसरे शख्स को। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 every person competent to contract and entitled to transferable property, under which section of transfer of property act 1882 every person, कि किस सेक्शन के तहत जो है हर शख्स कॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट माहिदा करने के लिए, हर शख्स जो है वो कॉम्पिटेंट है, एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, कि किस सेक्शन के अंदर जो है बताया गया है कि हर शख्स जो है वो माहिदा करने के लिए अहल है। ऑप्शन ए है सेक्शन 6 के अंदर, ऑप्शन बी है सेक्शन 7 के अंदर, ऑप्शन सी है सेक्शन 8 के अंदर, ऑप्शन डी है सेक्शन 9 के अंदर। तो इसका जो राइट और करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 7 है, जिसमें ये बताया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्ट का जो सेक्शन 7 है उसमें ये बताया गया है कि एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का हर शख्स जो है वो अहल है। ये सेक्शन 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ऑरल ट्रांसफर इज मेंशन्ड, कि तहरीरी बेजुबानी जो है, बेजुबानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी की मुंतकली, जुबानी मुंतकली जो है वो किस सेक्शन के तहत जो है उसका जिक्र है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस सेक्शन के तहत मुंतकली, यानी तहरीरी मुंतकली नहीं बल्कि जुबानी मुंतकली का जिक्र है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन 7, सेक्शन 7 में उसका जिक्र है, बी है सेक्शन 8 के अंदर उसका जिक्र है, सी है सेक्शन 9 के अंदर उसका जिक्र है, डी है सेक्शन 10 के अंदर उसका जिक्र है। तो इसका जो राइट ऑप्शन और आंसर है वो है सेक्शन 9 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि हर जो शख्स है वो ऑरल जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, बै मुंतकली जो है वो जुबानी मुंतकली भी की जा सकती है
वो सेल की सूरत में हो सकती है, यानी बेजुबानी की सूरत में। ठीक है, तो ये सेक्शन 9 है ऑरल ट्रांसफर से रिलेटेड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। अंडर सेक्शन 11 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन 11 है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और सेक्शन 11 की पूरी इबारत जो है वो मैं पढ़ूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो सेक्शन 7 है वो मैं रीड आउट करूंगा और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा उसे, और उसके साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो भी आपको लिखवाऊंगा। सेक्शन 11 जो है, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि जहां पर एक प्रॉपर्टी मुंतकिल होती है, एंड इंटरेस्ट देयर इन, और उसमें जो मुफाद है इज क्रिएटेड, वो पैदा होता है, एब्सोल्युटली मुकम्मल तौर पे, हतमी तौर पे, एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स के हक में एक मुफाद पैदा हो गया, एक शख्स ने जो है वो ट्रांसफर की, वो मुंतकिल करता है और किसी शख्स के हक में, वो राइट बी के हक में बी को ट्रांसफर करता है, और बी को वो प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो गई है इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन भी रखी गई है, उसमें कोई कंडीशंस भी रखी गई हैं, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर किया गया है, एब्सोल्युटली ट्रांसफर किया गया है, उसमें कंडीशन भी रखी गई है डायरेक्ट, दैट वो बताती है दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड, कि ऐसा जो मुफाद उसे हासिल हो गया है ट्रांसफर के बाद, शैल बी अप्लाइड, पैसिव का फिक्र है, शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड, वो कब अप्लाई होगा, वो इंटरेस्ट कब उसे हासिल होगा और वो कब उसको एंजॉय करेगा अपने मुफाद को, बाय हिम, वो कब एंजॉय करेगा जिसको कि मुंतकिल हो गया है मुफाद अंडर सर्टेन टर्म जो लगाई गई है, इन अ पर्टिकुलर मैनर, जो कि लगाई गई एक शख्स की तरफ से, एक प्रॉपर्टी जो कि उसने ट्रांसफर की, सच टर्म एंड कंडीशन शैल बी। अब ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है, आखिरी वर्ड मैंने छोड़ दिया है, सच टर्म एंड कंडीशन, जो कि ऐसी ट्रांसफर में ऐसी टर्म और कंडीशन रखी है, वो क्या होगी, शैल बी। ऑप्शन ए है वैलिड, क्या वो वैलिड होगी, ऑप्शन बी है वाइडेबल, क्या वो काबिल अब्ताल होगी, पहली है जायज होगी यानी वैलिड होगी, बी वाइडेबल काबिल अब्ताल होगी, सी वाइड होगी यानी सिरे से ही बातिल होगी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट, के ऊपर बयान किया गया कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। तो जब भी कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर करता है, सेक्शन 11 ये कहता है, और जनरल रूल भी ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर किसी को एब्सोल्युटली करता है तो कोई कंडीशन जो है वो अगर रखी भी गई है तो उसका कोई हैसियत नहीं है, तो ऐसी जो कंडीशन होगी शैल बी वाइड, वो सिरे से ही बात। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं इसको, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह यहाँ से हमने छोड़ा है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आज जी सर ये रिपीट कर दीजिएगा। अब टाइम नहीं है क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर है इसकी टाइमिंग होती है, आप जो है इसको नोट कर लें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा मुझसे। सिर्फ लास्ट वाला गलत हो गया कुछ ना। जी पूछे, हम लोग शेयर कर लेंगे सर, कोई नहीं। तो या आप मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा, या आप जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो आप लिख लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आप नोट्स पूछ सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है पूरे का पूरा लेक्चर, ये पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगा, नोट्स भी आपको जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप टेंशन न लें, जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा है इसको लिख लें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका आंसर जो है वो दे दूंगा। तो आज हम यहाँ पे रखते हैं इंशाल्लाह, सर ये ग्रुप में सेंड कर दे, फोटो बना के स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। सर ये वाला थोड़ा सा दोबारा